नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि देश में उपराष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव हो रहे हैं। 9 सितंबर को चुनाव होने हैं। 9 सितंबर को देश को नए उपराष्ट्रपति मिल जाएंगे, क्योंकि पुराने उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने अचानक इस्तीफा दे दिया। अब उस इस्तीफे के पीछे की कहानी कई बार आप सुन चुके होंगे, उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में यह भी मालूम है आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे वो एनडीए हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ने उम्मीदवार वो उतारे हैं जो दक्षिण भारत से हैं। एनडीए या कहें बीजेपी ने चालाकी की कि तमिलनाडु से आने वाले अपने पुराने कार्यकर्ता और आरएसएस के तगड़े कार्यकर्ता को मैदान में उतार दिया, जो अब तक महाराष्ट्र के गवर्नर थे सीपी राधाकृष्णन। ये दुविधा में डालने के लिए कि तमिलनाडु से डालेंगे तो तमिलनाडु में अपनी जड़ें भी मजबूत होगी, साथ ही डीएमके के स्टालिन दुविधा में फंस जाएंगे कि अपने तमिलनाडु के आदमी का विरोध कैसे करें। तो शेर पर सवा शेर मारते हुए विपक्ष ने और बड़ी चाल चली। विपक्ष ने पूर्व न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी को मैदान में उतार दिया, जो आंध्र प्रदेश से आते हैं। अब अगर इधर डीएमके को कंफ्यूज करने की दुविधा में डालने की कोशिश थी, तो इधर टीडीपी, वाईएसआरसीपी, इन जैसी पार्टियों को और जनसेना, इनको दुविधा में डाल दिया इंडिया गठबंधन ने या विपक्ष ने। लेकिन इस चक्कर में लड़ाई हो गई दक्षिण बनाम दक्षिण की। उत्तर भारत में हम लोग यही सुन रहे हैं कि इस बार दक्षिण बनाम दक्षिण है। कुछ अखबारों ने तो ये भी हेडलाइन लगाई थी कि तेलुगु प्राइड वर्सेस तमिल प्राइड, या तेलुगु बनाम तमिल। इस कदर तक इस लड़ाई को या इस चुनाव को इस कदर नीचे तक गिरा दिया है। लेकिन दक्षिण भारत इस बारे में क्या सोचता है? क्या दक्षिण भारत बीजेपी के अगर ये उम्मीदवार जीत जाते हैं, जिसकी भी बहुत हद तक संभावना भी है, क्या बीजेपी को इस जीत से कुछ फायदा होगा दक्षिण में, या कुछ खेल भी हो सकता है चुनाव में, इसकी संभावना है, या इस सब के बावजूद बीजेपी को फायदे की जगह नुकसान होगा? यही सारी चीजें समझने के लिए हमें दक्षिण भारत जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम चलते हैं सीधा त्रिवेंद्रम, जहां हमारे साथ जुड़ेंगे तकरीबन 3 दशकों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले, अलग अलग अखबारों में ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले, एक टाइम में एनडीटीवी के साथ भी जुड़े रहने वाले हमारे बड़े भाई गिलवेस्टर जी। वही बताएंगे कि दक्षिण बनाम दक्षिण का दक्षिण में क्या असर हो रहा है। तो गिलवेस्टर भाई, फिर से एक बार आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। सीधे सवाल पे आते हैं। जो उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर अब जाहिर सी बात है 9 सितंबर तक सरगर्मियां शुरू हो गई है, और इधर उत्तर भारत में तो एक कहानी चल पड़ी है कि दक्षिण बनाम दक्षिण मुकाबला है। कुछ अखबारों की हेडलाइन आपको मैं सुनाऊंगा, शायद वहां आपने ना देखी हो तो हैरान हो जाओगे। तेलुगु वर्सेस तमिल, इस तरह की हेडलाइंस भी दी। तो यहाँ तो एक इस तरह से नैरेटिव सेट किया जा रहा है। दक्षिण में असल में इस चुनाव को कैसे लिया जा रहा है? प्रदीप जी, जब ये घोषणा की थी भारतीय जनता पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन के नाम की, तो उस समय यहाँ पे यही माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी है जो दक्षिण भारत को तवज्जो देना चाहती है, और खास तौर पर तमिलनाडु में, क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई सालों से ये कोशिश की जा रही है कि जो दक्षिण भारत है वहां पर किसी तरह अपना जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ाया जाए। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी तमिलनाडु में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, और उसका अलायंस उस टाइम एडीएमके के साथ था। लेकिन अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के बीच में थोड़ी सी हालत खराब हुई है, तो उसको अब रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। और साथ में आपको पता है कि केरला के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी काफी कोशिश में लगी है कि किसी तरह से जो अपना जो इन्फ्लुएंस है केरला के अंदर भी बढ़ाया जाए, और एक सीट तो इन्होंने लोकसभा में जीती ही थी। तो राधाकृष्णन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं तमिलनाडु के, और वहां से 2 बार लोकसभा के एमपी रह चुके हैं कोयम्बतूर से। साथ में केरला में भी उनका काफी असर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के। तो उनके कैंडिडेचर से भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही थी कि वो एक मैसेज दे कि एक तो
दक्षिण भारत की ओर उनका जो है फोकस है। दूसरा, तमिलनाडु, जो कि जहां पे अगले साल चुनाव होने हैं केरला के साथ और पश्चिम बंगाल और असम के साथ, तो तमिलनाडु भी एक ऐसा राज्य है जहां पर उनका फोकस ज्यादा है। तो जैसे ही ये चुनाव राधाकृष्णन का नाम की घोषणा हुई, तो बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर भी थोड़ा सा एक असमंजस सी पैदा हो गई थी, क्योंकि फोकस एकदम दक्षिण भारत की तरफ आ गया। तो काफी सोच विचार के बाद जो है इंडिया गठबंधन ने भी इसके बारे में काफी विचार विमर्श किया होगा और उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को जो है वो एक कैंडिडेट के रूप में सामने लाया जाए। तो ये अभी दक्षिण बनाम दक्षिण तो काफी हद तक लगता है, लेकिन तमिल बनाम तेलुगु मेरे ख्याल से नहीं इसको माना जाएगा, क्योंकि दोनों जो कैंडिडेट हैं उनका पूरे दक्षिण भारत में एक जो है उनका नाम है। हालांकि जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जो हैं उनका राजनीति में अनुभव नहीं है, लेकिन उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, एक तो वो जो कास्ट सेंसस का जो एक कमेटी बनाई गई थी तेलंगाना में, उसके वो अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। जो कास्ट सेंसस के जाति जनगणना के बारे में जो उन्होंने जो पूरा फॉर्मूला निकाला और जिसके बाद जो है वहां पर काफी चेंजेस लाई गई हैं तेलंगाना में, और जिसको एक मॉडल के रूप में ना केवल दक्षिण भारत में लेकिन पूरे भारत में जो है उसको पेश किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अचीवमेंट जो है कांग्रेस की रही है। आपको पता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी शुरू में नकार रही थी जाति जनगणना को, उनको भी इसके लिए जो है बाद में एक निर्णय लेना पड़ा। जी जी। तो भाई मैं वापस वहीं लौटता हूँ। आपसे जब से परसों से बात हुई, आपने एक शब्द बोला था वो मेरे अटक गया है, वो दिमाग में अटका पड़ा है। आपने कहा था कि दक्षिण जो है वो झटका दे सकता है। थोड़ा सा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि दक्षिण क्या झटका दे सकता है, आपने क्यों कहा था वैसे? देखिए, दक्षिण भारत में, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर भारत में लगभग काफी तेजी से उन्होंने जो अपना वर्चस्व बनाया है बीजेपी ने, और उसको जो है कंसोलिडेट भी किया है। हालांकि पिछली लोकसभा इलेक्शन में उनको कई जगह झटके भी लगे हैं, लेकिन दक्षिण भारत एक ऐसा इलाका है भारतीय जनता पार्टी के लिए जिसको भेद कर पाना या उस वहां पे मेजोरिटी हासिल करना उनके लिए हमेशा एक जो है टेढ़ी खीर रही है। और चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कोशिश संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है कि वो किसी तरह जो है दक्षिण भारत के अंदर अपना इन्फ्लुएंस को जो है काफी तेजी से बढ़ाएं, और उसके लिए वो काफी काम भी कर रहे हैं। जैसा आपको पता है कि केरला के अंदर काफी काम हो रहा है, तमिलनाडु के अंदर हो रहा है, और तेलंगाना के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूती से काम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरीके की जो इलेक्टोरल सक्सेस उनको मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है, और उनको ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर दक्षिण भारत अलग रहा तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। उसमें दो चीजें और मैं जोड़ना चाहूंगा। एक तो दक्षिण भारत का जो इन्फ्लुएंस है पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां पे जो आर्थिक उन्नति हुई है और जो बाकी जगह डेवलपमेंट हुई, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो सोशल जस्टिस हो, चाहे वो अपना इकोनॉमी हो, या फिर आपका हेल्थ सेक्टर हो, इन सभी जो क्षेत्रों में है बहुत जबरदस्त जो है इन्होंने प्रोग्रेस हासिल की है दक्षिण भारत ने। और दक्षिण भारत एक ऐसी जगह है जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंट मॉडल काम नहीं करता है। और मैं इसलिए भी ये कहना चाहता हूं क्योंकि हाल ही में अमित शाह केरला आए थे और उन्होंने कहा था कि अगर आप हमें अगले विधानसभा चुनाव में जिताकर सरकार बनवाते हैं तो हम आपको एक नया मॉडल डेवलपमेंट का देंगे। तो उसी समय जो है केरला से काफी प्रतिक्रिया हुई थी कि आप क्या मॉडल दोगे, आप क्या गुजरात मॉडल दोगे या यूपी मॉडल दोगे। और जब वो बराबरी इक्वेट किया गया कि भी क्या क्या है इन सारे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है या सोशल पैरामीटर्स है, तो उसमें दक्षिण भारत के राज्य काफी आगे हैं। तो वो एक जो इश्यू है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि किसी तरह से वो दक्षिण भारत की जनता के बीच में एक वो अपनी पैंट बनाएं ताकि उनका ओवरऑल इन्फ्लुएंस पूरे भारत में बढ़े। और जहां तक मैंने कहा कि झटका हमेशा दक्षिण भारत से होता है, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि तेलंगाना में जो जातीय जनगणना का जो एक्सपेरिमेंट किया गया है वो एक सबसे बड़ा झटका जो है नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है। उसका कारण यह है कि जो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इसमें कोई जाति की पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें है कि भी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, और जितनी जिसकी
संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी, वो एक जो लॉजिक है, साइंटिफिक लॉजिक जो प्रेजेंट किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से दक्षिण भारत से जो ये मैसेज है, ये उत्तर भारत की तरफ भी जा रहा है। और ये मैसेज जो है भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार भी अच्छी तरह से जानता है कि अगर ये मैसेज चला गया उत्तर भारत में कि अगर दक्षिण भारत ये सब चेंजेस ला सकता है या सामाजिक न्याय इस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता है, तो उत्तर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये अगर मुद्दा उठ गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन भाई एक चीज बताइए कि जो दक्षिण भारत जितने भी राज्य हैं, वहां इस बैटल को कैसे लिया जा रहा है? क्या उनको लग रहा है कि ये सिर्फ इसलिए कि दक्षिण के जो है वो राज्यों में अपनी अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, या एक इस तरह से देखा जा रहा है कि जिस मकसद से, बेसिकली मेरा कहने का मतलब, दोनों पक्षों ने जिस मकसद से कैंडिडेट उतारे हैं, एनडीए ने डीएमके को असमंजस में डालने के लिए कैंडिडेट दिया है, तो इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू और वाईएसआरसीपी और जनसेना को कंफ्यूज करने के लिए डाला है। तो असर पड़ेगा, लगता है आपको, कि ये सिर्फ एक वो है, एक तरह की स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट रहेगा वही जो जो जिसके साथ है? जी, लगता तो वैसे ही है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो है बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की अपनी एक पोज़ीशनिंग है ऑलरेडी। तो क्योंकि चंद्रबाबू नायडू हमेशा ये कहेंगे कि वो क्योंकि एनडीए के घटक दल हैं, तो उनको जो है एक पॉलिटिकल डिसीज़न वो इसके खिलाफ नहीं ले सकते। हालाँकि काफ़ी प्रेशर बनेगा उनके ऊपर कि सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया जाए, और इंडिया अलायंस भी ये कोशिश कर रही है कि इसको जो इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। खासतौर पर रेवंत रेड्डी का ये मानना है कि जिस तरीके से जब प्रतिभा पाटिल का चुनाव हुआ था, उस टाइम महाराष्ट्र की सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई थी। उसी तरह क्योंकि ये आंध्र प्रदेश से आते हैं, और तेलंगाना और आंध्रा को जो है तेलुगु प्राइड या तेलुगु जो अस्मिता है, उसके नाम पे जो है सुदर्शन रेड्डी को वोट दिया जाना चाहिए, ये कैंपेन छेड़ा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि इस समय जो राजनीतिक समीकरण है, उसके चलते ऐसा बहुत संभव नहीं होगा कि कुछ ज्यादा क्रॉस वोटिंग होगी, क्योंकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी अपनी जो अभी की पोजीशन है उसके साथ ही रहेंगी। लेकिन ये बात जरूर मैं है मैं मैं, कि दोनों ने कोशिश मैं की है इसलिए कि एक पॉलिटिकल मैसेज दिया जाए। मैं इसलिए पूछ रहा था कि आपने कहा, अब समझ में आ गया एक बार लोगों को, आपने भी क्लियर कर दिया कि ये चॉइस रेवंत रेड्डी के थे, सुदर्शन रेड्डी रेवंत रेड्डी के चॉइस थी, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले काम कर चुके थे। और ये भी ऑलरेडी बात जो है वो पूरे इंडिया में फैल गई है कि रेवंत रेड्डी एक ब्रिज है राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू के बीच में, जो बातचीत करा रहे हैं। अब ये आपको मालूम है किसने कहा? क्या चंद्रबाबू नायडू को रेवंत रेड्डी कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ खेल करा सकते हैं रेवंत रेड्डी? देखिए, चंद्रबाबू नायडू जो है काफी मैच्योर पॉलिटिशियन है, और वो एकदम ऐसे कोई निर्णय नहीं लेते हैं जिसका कोई जो है कॉन्सिक्वेंसेस उनके लिए बुरा हो। तो अभी जो स्थिति है पूरे भारत के अंदर, उस हिसाब से मेरे ख्याल से चंद्रबाबू नायडू तब तक कोई पहल नहीं करेंगे जब तक उनको ये श्योर हो जाएगा कि इंडिया गठबंधन जो है लोकसभा के अंदर करीब 280 एमपीस की का समर्थन जुटाने की एक क्या कहते हैं पोजीशन में है। तभी वो जो है कोई कड़ा कदम उठाएंगे जिससे कि राजनीतिक पूरी राजनीति जो है भारत की बदलेगी। लेकिन इस वक्त जो है मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा निर्णय वो लेंगे जिससे एनडीए जो है एकदम खतरे में आ जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू भी जी। अपने जो जी। लेकिन इसी में मैं जोड़ दूं, जो एक कल आपने देखा, परसों जो पार्लियामेंट में एक बिल पेश हुआ है जिसमें प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री मंत्रियों तक 30 दिन के अंदर, जो जेल में रहा 30 दिन, उनको हटाया जा सकता है। उस बिल को लेकर, क्योंकि दिल्ली में तो एक पॉलिटिकल पार्टी, खास करके विपक्ष, तो ये कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को डराने के लिए ये बिल लाया गया है। इसका इफेक्ट पड़ सकता है? चंद्रबाबू नायडू सोचेंगे तो सही कुछ, की दरअसल इस तरह से तो हमारे, वो भी रीजनल पार्टी है, रीजनल पार्टीज की अगर डीएम के निशाने पर है, तो टीडीपी भी कहाँ बचती है इससे? ये बात आपकी ठीक है कि जो बिल लाया गया है उससे खतरे की घंटी जरूर बजी है, खासतौर पर जो रीजनल पार्टीज हैं और जो सत्ताधारी पार्टियां हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू ऐसा कोई कदम उठा पाएंगे, क्योंकि फिलहाल वो मेरे ख्याल से वो सारी चीजों को जो है वो नापेंगे तोलेंगे। और ये बात आपकी ठीक है कि जो क्षेत्रीय पार्टी हैं
उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वो सारी पार्टियां जो है एक नेता के ऊपर आधारित हैं। और अगर चंद्रबाबू नायडू या कोई और जो मुख्यमंत्री पद में हैं बैठे हुए, जो पार्टी चलाते हैं, अगर उन ऐसी स्थिति बन गई कि वो जेल चले गए या 30 दिन वहां अंदर रहे, उसके बाद उनकी सदस्यता अयोग्य घोषित कर दी गई, तो उनकी तो पार्टी खतरे में आ जाएगी, उनका तो राजनीतिक भविष्य खतरे में आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बड़ी पार्टियों के बनिस्बत जो छोटी पार्टियां हैं, उनको इसके बारे में मेरे ख्याल से सोचना होगा, क्योंकि उनके तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, वो तो एग्जिस्ट भी नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आपका कहना ठीक है कि चंद्रबाबू नायडू इसके बारे में जरूर सीरियसली सोचेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसको ये एक मुद्दा बनाकर जो है सरकार को कोई बहुत बड़ी चुनौती पेश करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। लेकिन क्योंकि जैसे ये वोटिंग जो है ये कॉन्फिडेंशियल वोटिंग है, इसमें कोई व्हिप इशू नहीं कर सकते हैं, या जो है ये एक्सपोजर नहीं होता है इस वोटिंग का, तो इंडिविजुअल एमपीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। और राजनीतिक पार्टियां हमेशा ये भी पोजीशन ले सकती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल एमपीज ने अपनी तेलुगु प्राइड को देखते हुए वोट डाला होगा, तो वो देखना अभी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ऐसी कोई पोजीशन जो है जनसेना या टीडीपी या फिर कोई और पार्टी जो है वो ऐसा कोई पोजीशन लेती है कि अपने जी, एमपीज के ऊपर छोड़ देती है। जी। आखिर में 2 सवाल मैं इकट्ठा आपसे पूछ लेता हूँ। एक सवाल तो मेरा ये है, एक ही सवाल के 2 पार्ट हैं इनफैक्ट, कि क्या जैसे जिस कोशिश में बीजेपी ने राधाकृष्णन को खड़ा किया है, केरल में जगह बनाने की कोशिश की है, क्या वो मैसेज बीजेपी दे पाएगी? बीजेपी को कुछ फ़ायदा हो पाएगा कि भई देखिए हम आपके वहाँ को कितना रिप्रेज़ेंट करना चाहते हैं या कितना हम महत्व दे रहे हैं? इसका बी पार्ट ये है कि क्या कांग्रेस आंध्र प्रदेश में ये मैसेज दे पाएगी कि देखिए चंद्रबाबू नायडू तो स्पीकर की कुर्सी भी तक नहीं ला पाए, हम तो वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे थे, अपने तेलुगु प्राइड को वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी तक पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू जो है अपने लालच में वो तेलुगु प्राइड के खिलाफ गए। ये मैसेजिंग दोनों पार्टियां कर पाएंगी अपने अपने यहाँ पर? तो जो आपका पहला सवाल है कि क्या भारतीय जनता पार्टी केरला जैसे प्रदेश में या दक्षिण भारत के अलग राज्यों में कुछ इसका इन्फ्लुएंस बनवा पाएगी, जहां तक केरला का सवाल है, जो अभी रीसेंट डेवलपमेंट में आपको ये बताना चाहता हूं कि केरला में भारतीय जनता पार्टी ने जो है ईसाई कम्युनिटी के बीच में काफी पैंट बनाने की कोशिश की थी, और उसका उनको रिजल्ट भी मिला था। काफी विधानसभा लोकसभा चुनाव में उनको वोट उनके बड़े थे। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ और झारखंड और कई जगह जो है ईसाइयों के ऊपर हमले हुए हैं, और एक दो नन्स को जो है शरेआम गाली गलौच उनके साथ हुई है, हाथापाई हुई है छत्तीसगढ़ में। तो उसका मैसेज जो है केरला में बहुत गलत गया है बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने अभी तक जो काम किया था, जो ईसाई समुदाय के लोगों को अपने पास वो लाने में काफी कामयाब हो गए थे काफी जगह, वो जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है, और ईसाई कम्युनिटी केरला के करीब 40 या 50 सीट में जो है उनका इन्फ्लुएंस है, केरला की 140 विधानसभा की सीटों में से, तो काफी बड़ी संख्या है वो। तो वो जो एक कोशिश कर रही थी बीजेपी केरला में, उसको वो बहुत बड़ा झटका लगा है, और एक कॉन्फिडेंस जो है खत्म हुआ है। तो वो अब कोशिश कर रही है कि वापस दोबारा उसको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाए, उनके बीच में काम किया जाए, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और जहां तक आपकी बात है कि आंध्रा में क्या कांग्रेस जो है इसको एक तेलुगु प्राइड या तेलुगु इशू के रूप में उसका कोई पॉलिटिकल फायदा होगा, लेकिन फिलहाल जो कांग्रेस की वहां पे पोजीशनिंग है, वो फायदा तभी होगा अगर टीडीपी या वाईएसआरसीपी को, जो बड़ी पार्टियां हैं वहां की आंध्र प्रदेश की, उनमें से कोई पार्टी जो है कांग्रेस की लाइन को अपनाती है तभी। और आपको पता है कि वाईएसआरसीपी ने तो पहले ही कह दिया कि वो एनडीए का समर्थन करेगी, तो वो तो अलग हो गई है। अब रही बात तेलुगु देशम की, तेलुगु देशम जो है अभी वाईएसआरसीपी और कांग्रेस के साथ जो है ओपोनेंट की तरह है इस वक्त, लेकिन क्या कोई गठबंधन इन दोनों के बीच में हो सकता है, टीडीपी या कांग्रेस के बीच में, वो एक बहुत बड़ी बात होगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। और अगर वो एक चीज अगर आ जाए सामने, तब शायद कोई पॉलिटिकल फायदा जो है कांग्रेस को आंध्र प्रदेश में होगा। अदरवाइज तो अभी फिलहाल तेलुगु देशम का ही अपर हैंड है आंध्र में, आप जानते हैं, और कांग्रेस को एकदम जो है कोई इसका फायदा मिलना लगता नहीं है। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया गिलवेस्टर भाई, आपने वक़्त निकाला, पूरी तफ़सील से ये चीज़ें बताई। फिर दोबारा एक बार आपके पास आएँगे, जब भी दक्षिण भारत की बात होगी तो आप ही के पास आएँगे।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।